आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा के बारे में। आपने देखा राज्य व्यवस्था क्या है, शासन प्रणाली कितने तरह के होते हैं, और आज जो हम लोग तीसरा टॉपिक चले जा रहे हैं दैट इज संविधान सभा। ये संविधान सभा क्या है, इस बात को हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग संविधान सभा को देखते हैं। संविधान सभा, संविधान सभा, कंस्टिट्यूएंट असेंबली, कंस्टिट्यूएंट असेंबली, कंस्टिट्यूएंट असेंबली को आप देखिए। ये क्या है कंस्टिट्यूएंट असेंबली, व्हाट इज कंस्टिट्यूएंट असेंबली, आप इस बात को देखिए। तो सबसे पहला बात ये देखिए कि जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली, ये जो संविधान सभा की जो पहली मांग की गई थी वो कब किया गया था। देखिए सभी बच्चे देखें, संविधान सभा की, संविधान सभा की पहली मांग, पहली बार मांग इसका कब किया गया था? 1934 में किया गया था। 1934 में किया गया था। और ये जो मांग करने वाले थे वो एम.एन. रॉय थे, मानवेंद्र नाथ रॉय। ये एम.एन. रॉय थे, एम.एन. रॉय। ये थे मानवेंद्र नाथ रॉय, मानवेंद्र नाथ, ये मानवेंद्र नाथ रॉय थे, ये मानवेंद्र नाथ रॉय थे। इन्होंने ये बात कहा था कि भाई, ब्रिटिश सरकार से इन्होंने कहा था कि भाई संविधान सभा होनी चाहिए। यदि संविधान सभा नहीं होती है तो संविधान बनेगा कैसे, और जब संविधान नहीं बनेगा तो देश का प्रशासन नहीं चलेगा। दैट्स वाई देयर मस्ट बी कंस्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया। तो ये फर्स्ट डिमांड था, पहला जो डिमांड था वो किसका डिमांड था? एम.एन. रॉय के बाद था। इसके बाद आप देखिए आफ्टर दैट ये कब इसका मांग किया गया। तो जो मांग किया गया, इसका जो मांग किया गया, तब इसका मांग सेकंड टाइम किया गया। और वो सेकंड टाइम जो मांग किया गया वो 1935 में किया गया। ये 1935 में ये मांग किसने किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ये मांग किया 1935 में। दूसरी बार, ये दूसरी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह मांग उठाई, और यही कहा कि भाई संविधान सभा होनी चाहिए। संविधान सभा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम कंस्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं, हम संविधान बना नहीं सकते हैं। तो जब संविधान ही नहीं बनेगा तो देश की जो कानूनी प्रावधान है, देश को संचालित करने का जो लीगल वे है, हाउ इज इट पॉसिबल। तब फिर इसके बाद किसने ये मांग उठाया? ये मांग उठाया 1938 में। ये मांग उठाया तीसरी बार 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी मांग की। और इन्होंने कहा कि कोई भी सभ्य देश है, कोई भी देश यदि वो चाहता है कि मेरे यहां एक कानून व्यवस्था हो, लीगल वे में शासन हो, जनता की सुख की बात हो, कानूनी तरीके से कार्य हो, मत्स्य न्याय की बात ना हो, तो वैसी अवस्था में संविधान सभा का होना अनिवार्य है। यदि संविधान सभा नहीं होगा तब तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, तब फिर संविधान बनाएगा कौन। और ये सब बात प्रभाव बढ़ते चला गया
किस पर प्रभाव बढ़ते चला गया? ब्रिटिश सरकार पर यह प्रभाव बढ़ते चला गया। चौथी बार, फोर्थ टाइम जो इसका मांग किया गया, ये फोर्थ टाइम, ये चौथी बार, ये चौथी बार किसमें ये मांग आया? अगस्त प्रस्ताव 1940 में। अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, 1940 में ये क्या किया गया? यह मांग, इसका प्रावधान लाया गया। अगस्त प्रस्ताव किसने लाया था? अंग्रेजों ने लाया था। और अगस्त प्रस्ताव में इसका क्या लाया गया? प्रावधान, ये प्रावधान लाया गया, ये प्रावधान लाया गया। अगस्त प्रस्ताव में ये प्रावधान लाया। लेकिन देखिए, आप बढ़िया अच्छे तरीके से देखिएगा, क्रमबद्ध तरीके से देखिएगा। आप यदि अंग्रेजों के चाल चरित्र को समझिएगा तो अंग्रेज हमेशा यही चाहते थे कि हम कैसे इनको अधिक से अधिक दिन तक टाल सकते हैं और कहां पर हम अड़ंगा पैदा कर सकते हैं, कहां पर हम बैरियर लगा सकते हैं, हम कैसे इसको रोक सकते हैं। हाउ कैन आई प्रिवेंट दिस इशू, कैसे हम इसके प्रिवेंट कर सकते हैं, इस बात को आप देखिएगा। तो इसमें क्या कह दिया? कहा कि देखिए, हम संविधान सभा देंगे, संविधान बनेगा, लेकिन क्या होगा? लेकिन मुस्लिम लीग से मेरा तात्पर्य है यहां पर अल्पसंख्यक, ये इसलिए मैंने लिख दिया यहां पर अल्पसंख्यक के इच्छा के विरुद्ध हम कोई कार्य नहीं कर सकते। अल्पसंख्यक के अनुमति या इच्छा के बिना कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं ला सकते हैं। संवैधानिक प्रावधान नहीं ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। तो बोला हम कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं ला सकते हैं। तो भाई ये तो बड़ी गजब बात हो गया। क्यों? इसलिए गजब बात है कि भारत में क्या है, यदि हम भारत की स्थिति को देखें तो भारत में मूल रूप से कौन है? यदि हम भारत की स्थिति कहें, यहां दो ही है। एक कौन है भाई? एक हिंदू है और दूसरा कौन है? ये मुस्लिम है। तो मेजॉरिटी तो यही दोनों की है, मेजॉरिटी ये दोनों की यहां पर क्या है? मेजॉरिटी है। और इनके अलावे, इन दोनों के अलावे यदि हम लोग सिख को देख लें, ये सिख को देख लें, जैन को देखें, बौद्ध को देखें, ईसाई को देखें, ये ईसाई को देखें, तो इनकी संख्या बहुत कम है, एकदम बहुत ही इसकी संख्या क्या है? बहुत कम, ये बहुत कम है। तो जो मेजर रोल निभाता है, इंपॉर्टेंट रोल इन इंडिया, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो प्ले करने वाले, वो रोल निभाने वाले ये दो ही हैं, एक है हिंदू और दूसरा कौन है? मुस्लिम। इसीलिए ब्रिटिश सरकार हमेशा किनको प्रधानता देती थी? ये दोनों वर्ग को प्रधानता देती थी। ये दोनों वर्ग क्या था? बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ग था। ये दोनों क्या था? बड़ा इंपॉर्टेंट, ये क्या था? क्लास था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास था, वर्ग था ये। इसीलिए तो अब देखिए, अब यहां पर राजनीति देखिए, यहां क्या पॉलिटिक्स है, यहां पर ब्रिटिश सरकार का क्या पॉलिटिक्स है। व्हाट्स पॉलिटिक्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, आप इस बात को देखिएगा। यहां पर ब्रिटिश सरकार का क्या पॉलिटिक्स है, इस बात को देखिए। पॉलिटिक्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट देखिएगा, पॉलिटिक्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये है ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या पॉलिटिक्स है, इस बात को आप देखिए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का मानना यही था, उनकी जो समझदारी थी, उनका जो समझ था, वो जो समझ रहा था कि हिंदू से यदि हम कोई बात कहेंगे तो वो तो हमेशा मांग करेगा फ्री इंडिया। हम हिंदू के सामने कोई मसौदा रखेंगे, ये हिंदू के सामने कोई मसौदा रखेंगे, कोई
मसौदा, कोई मसौदा रखेंगे तो सिंपल सा बात है, वेरी सिंपल मैटर इज दैट ऑलवेज डिमांड फ्री इंडिया। हिंदू हमेशा क्या बोलेगा कि भाई हमको फ्री इंडिया चाहिए, हमको क्या चाहिए, फ्री। हम फ्री इंडिया चाहते हैं। हम कैसा चाहते हैं, हम स्वतंत्र भारत चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं, हम स्वतंत्र भारत चाहते हैं। तो जो कमजोर पक्ष था, वीक पॉइंट, जो कमजोर नस था, तो वो कमजोर नस कौन था, मुसलमान। तो वो कमजोर पक्ष कौन था, तो जो कमजोर पक्ष था, कमजोर, ये कमजोर पक्ष वो कौन था, वो था मुसलमान। वो कौन था, कमजोर पक्ष था मुसलमान। और मुसलमान को यदि कोई चीज दे दिया जाता था तो ये संतुष्ट हो जाता था। तो इन्होंने कहा कि भाई मुसलमान को ये बात कह दो। वही अगस्त प्रस्ताव में कह दिया कि हम मुसलमानों की असहमति के बिना, उनके सलाह के बिना कोई भी संवैधानिक प्रावधान नहीं ला सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, मुस्लिम लीग बहुत खुश हो गया। क्यों खुश हो गया, जितना चाहा नहीं था, जितना उम्मीद नहीं की थी कि हमको ये मिलने वाला है, और यहां पर उनको क्या हो गया, अप्रत्याशित लाभ हो गया। जरूरत से ज्यादा उनको क्या मिल गया, लाभ मिल गया। तो आप ही बतलाइए वो खुश होंगे कि नहीं होंगे। ऑफ कोर्स ही विल बी प्लेस्ड, दे विल बी प्लेस्ड, नो डाउट। लेकिन हिंदू क्या हो गया, नाराज हो गया। इनका कहना था भाई ये तो गलत हुआ, ये प्रजातंत्र के खिलाफ है, अगेंस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस, हम इसको नहीं मानते। खैर छोड़िए इन बातों को। अब देखिए, अब ये कहां पर ये आ गया। अब इसने कौन सा बात कर दिया, सो देखिए। अब जो डिमांड आया, फिर जो संविधान सभा की जो मांग की गई, ये संविधान सभा, ये संविधान सभा, ये जो संविधान सभा की जो मांग का उल्लेख लाया गया, संविधान सभा का उल्लेख, ये उल्लेख जो किया गया, तो ब्रिटिश सरकार ने कितना में कर दिया संविधान सभा का उल्लेख। ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन, क्रिप्स, यह है क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन 1942 में कर दिया। ये 1942 में कर दिया। ये क्रिप्स मिशन 1942 में कर दिया। ये देखिए, ये अब दो बार से पहले पहले इंडिया के लोगों ने उठाया, कांग्रेस ने उठाया, एम.एन. रॉय ने उठाया, राष्ट्रीय कांग्रेस ने उठाया। अब जाकर के जब इनका दबाव बढ़ने लगा, तब धीरे धीरे अब ब्रिटिश गवर्नमेंट भी इस पर बात करने लगी। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कह दिया कि ठीक है, जब संविधान सभा का उल्लेख जो लाया, संविधान सभा का उल्लेख ब्रिटिश सरकार ने कौन मिशन में कर दिया, क्रिप्स मिशन में कर दिया। और क्रिप्स मिशन कितना में आया था, 1942 में आया था। बोला भाई आप घबराइए नहीं, हम आपके लिए क्या करने जा रहे हैं, संविधान निर्मात्री सभा का गठन करने जा रहे हैं। ये इन्होंने कहा कि आप सबों के लिए, हम भारत के लिए क्या करने जा रहे हैं, संविधान, ये संविधान निर्मात्री, ये संविधान निर्मात्री सभा का, ये संविधान निर्मात्री सभा का हम गठन करने जा रहे हैं, गठन करने जा रहे हैं। इसका प्रावधान इसमें ला दिया। तो देखिए, संविधान निर्मात्री सभा का यहां पर क्या करने के लिए, ये गठन करने की बात कह दी गई। तो जब गांधी जी ने इनसे कहा कि भाई ठीक है, आपने जो कुछ भी लाया है, व्हाट यू हैव टेकन, आप दे दीजिए। तो देखिए फिर टाल दिया। फिर इसने क्या कर दिया, कहा कि देखिए मैंने जो कुछ भी आपसे कहा है, देने की बात कहा है, वो विश्व युद्ध के बाद, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आई विल प्रोवाइड यू। अब देखिए कितनी बेईमानी वाली बात है कि ये सब जो दिया जाएगा, ये सब दिया जाएगा एकदम, ऑफ कोर्स हम आपको देंगे, नो डाउट। लेकिन कब, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के हम बाद आपको ये प्रोवाइड करेंगे। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर आई विल प्रोवाइड यू। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये आफ्टर
आफ्टर सेकेंड आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार हम आपको क्या करेंगे, ये प्रोवाइड करेंगे, ये हम आपको ये क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, प्रदान करेंगे। नो डाउट हमने वादा किया है तो करेंगे जरूर, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन अब आप क्या देख रहे हैं, फिर 2 साल टाल दिया। 42 में कहा कि ठीक देंगे, तो वहां पर किसको ले आया, एक लोचा लगा दिया, एक बाधा उत्पन्न कर दिया कि जो मुस्लिम जो कहेंगे यानी अल्पसंख्यक जो कहेंगे वही बात होगा। वो 2 साल के बाद फिर आया तो देखिए यहां पर क्या कह दिया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देंगे। अब भाई द्वितीय विश्व युद्ध कब आपका खत्म होगा कौन जानता है, इसमें तो संभावना है, कब ये समाप्त होगा ये तो कहना संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल टू से व्हेन इट विल बी एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार। तो भाई यहां पर भी इसको क्या कर गया, टाल गया। तब जाकर के अब इधर क्या चल रहा है, अब यहां पर देखिए क्या चल रहा है, यहां पर आप देखिएगा कौन सी बात चल रही है। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बहुत तीव्र गति से चल रही है, एकदम वेरी फास्टली। तो अब यहां पर क्या कर दिया, यही कैबिनेट मिशन आ गया। ये कौन आ गया, यही कैबिनेट मिशन आ गया, ये कैबिनेट मिशन आ गया, ये कैबिनेट मिशन आया। और कैबिनेट मिशन कितना में आ गया, ये 1946 में आ गया, ये 1946 ईस्वी में आ गया। और जो कैबिनेट मिशन जो आया 1946 में, तो इस समय क्या हुआ, जैसे कैबिनेट मिशन आया तो इस समय कौन सी बात हो गई, तो इस समय सिंपल सा बहुत मैटर ये बात आ गया। जैसे ये 1946 में आया तो यहां पर इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, ये इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, क्लीमेंट एटली, ये क्लीमेंट एटली थे। और ये किस पार्टी से थे, लेबर पार्टी से थे, ये लेबर पार्टी से थे। और क्लीमेंट एटली ने इसी समय कहा, एक शिष्टमंडल भेजा यहां पर, भारत क्या किया, एक शिष्टमंडल भेजा। ये भारत क्या हुआ, एक शिष्टमंडल भेजा, शिष्टमंडल भेजा, ये शिष्टमंडल भेजा, शिष्टमंडल कहां, ये शिष्टमंडल भेजा, यही भारत भेजा। और इस शिष्टमंडल का नाम क्या था, कैबिनेट मिशन, ये कैबिनेट मिशन था, इस शिष्टमंडल का नाम था। तो कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, इनके जो सदस्य थे, सदस्यों की संख्या, ये सदस्यों की ये क्या थी, ये संख्या, ये सदस्यों की संख्या कितनी थी, 3। और वो 3 कौन थे, 3 सदस्य कौन थे, ये थे स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स, स्ट्रैफोर्ड ये कौन थे, ये क्रिप्स। दूसरा कौन थे, ये एबी अलेक्जेंडर। देखिएगा आप समझते चले जाइएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये भी थे एबी अलेक्जेंडर, ये थे एबी अलेक्जेंडर, ये एबी अलेक्जेंडर थे। और तीसरा जो इनका था, ये पैथिक लॉरेंस थे। ये कौन थे, पैथिक लॉरेंस, ये पैथिक लॉरेंस थे। और ये तीनों इसमें शामिल थे। तो क्लीमेंट एटली बड़ी परेशान हो गया था। क्यों परेशान हो गया, क्यों भाई, इन्होंने कहा कि ठीक है अब इंडिया क्या हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा, इसमें नो डाउट है। तो इसके पीछे ये था कि इसको कौन सी बात दी गई थी, यहां जबरदस्त आर्थिक घाटा लग रहा था। इसीलिए इन्होंने क्या किया कि क्या भेज दिया, यहां पर कैबिनेट मिशन भेजा। और कैबिनेट मिशन ने यहां का, इसका मूल उद्देश्य कैबिनेट मिशन के भेजने का क्या था, भारत के लिए संविधान सभा का निर्माण करना। कैबिनेट मिशन का मूल उद्देश्य था, कैबिनेट मिशन का मूल उद्देश्य ये क्या था, मूल उद्देश्य था भारत के लिए क्या करना, संविधान देखिएगा, यही संविधान सभा का निर्माण करना। ये भारत के लिए संविधान सभा का निर्माण करना, ये मूल उद्देश्य था। दिस वॉज द मेन मोटिव ऑफ
whom क्लेमेंट एटली टू कंस्टिट्यूट ए कंस्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया। अब ये लोग सोच लिया था कि भाई भारत के लिए क्या कर दिया जाए, एक संविधान सभा का निर्माण कर दिया जाए। तो इस प्रकार से 1946 में क्लेमेंट एटली ने यह घोषणा कर दिया कि भाई भारत के लिए क्या होगा, एक संविधान सभा का ये निर्माण होगा। और जब संविधान सभा का निर्माण होगा तो वो क्या करेंगे, तो संविधान सभा का काम क्या होगा, व्हाट विल बी द वर्क ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली। तो संविधान सभा का जो काम होगा, ये संविधान सभा का संविधान सभा का मुख्य कार्य क्या होगा, भारत के लिए संविधान का क्या करना, ये निर्माण करना। तो इस प्रकार से आपने समझ लिया कि संविधान सभा की जो मांग की गई थी, तो वो कब से शुरू हुआ था, 1934 से। तो संविधान सभा की मांग, ये डिमांड ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली स्टार्टेड फ्रॉम 1934। ये 1934 से शुरू हुआ, फिर कितना में कहा, 34 में कहा, फिर कितना में कहा, 35 में कहा, फिर कितना में कहा, 38 में आया, फिर जाकर कितना में ये बात आया, 40 में आया, फिर कितना में आया, 1942 में आया, और लास्ट कितना में आया, 1946 में आया। तो इस प्रकार से आपने समझा कि डिमांड ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली इन इंडिया और किसके किसके द्वारा हुआ, और इन सारी बातों को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। आई हैव प्रेजेंटेड सच टाइप ऑफ मैटर बिफोर यू। तो मैं आशा करता हूं ये जो संविधान सभा से संबंधित बातें हैं, ये बात क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब संविधान सभा बन करके हमारा क्या हो गया, तैयार हो गया। नाउ कंस्टिट्यूएंट असेंबली ये क्या हो गया, ये बन करके ये तैयार हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका सेकंड फेज देखते हैं कि संविधान सभा ने क्या कार्य किया, व्हाट डिड डू, राइट, व्हाट डिड इट डू, इसने कौन सा काम किया, इस बात को अब देखिएगा। तो संविधान सभा का अब ये कार्य चला, देखिए संविधान सभा का एक्शन देखिए, एक्शन ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली। अब इसका क्या एक्शन चला, संविधान सभा का एक्शन ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली, कंस्टिट्यूएंट असेंबली क्या इसका एक्शन था, कौन सा इन्होंने काम किया। तो मैंने ऑलरेडी आपसे कह दिया है, ऑलरेडी आई हैव सेड यू व्हाट विल बी द वर्क ऑफ whom, कंस्टिट्यूएंट असेंबली। द कंस्टिट्यूएंट असेंबली का जो वर्क होगा, तो मैंने कहा संविधान बनाना, टू कंस्टिट्यूएंट द कंस्टिट्यूशन। इसका काम क्या होगा, इसका मेन मोटो क्या है, इसका मेन मोटो क्या है, मुख्य उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है संविधान का निर्माण करना। ये भारत के लिए संविधान का निर्माण करना, भारत के लिए क्या करना, संविधान का ये क्या करना, निर्माण करना, ये निर्माण करना। टू कंस्टिट्यूट द कंस्टिट्यूशन, इसका काम ही यही है, टू कंस्टिट्यूट द कंस्टिट्यूशन फॉर इंडिया, ये इंडिया के लिए क्या बनाना, संविधान बनाना। अब बात यहां पर आ गई कि ठीक बात है भाई, अब इंडिया के लिए क्या बनेगा, संविधान बनेगा। तो अब सवाल है कि संविधान सभा का गठन कैसे होगा। अब संविधान सभा का गठन जो आप करिएगा, मेंबर कहां से लाइएगा। तो संविधान सभा का जो गठन है, तो हमने अभी बोला कि 46 में हुआ, तो संविधान सभा का ये क्या कर दिया गया, संविधान सभा का, ये संविधान सभा का यहां पर क्या हुआ, गठन। तो संविधान सभा का जो गठन यहां पर किया, तो अभी अभी आपने देखा कि 1946 में हो गया। अब सवाल है कि संविधान सभा में मेंबर कहां से आएगा,
मेंबर विल कम फ्रॉम वेयर, कौन कौन सेक्टर से, कौन कौन क्षेत्र से, किस क्लास से इसको क्या लिया जाएगा, मेंबर लिया जाएगा। तो मेंबर की जब बात आई, सदस्य की जब बात आई कि भाई सदस्य कहां कहां से होंगे, किन किन क्षेत्रों से सदस्य लिया जाएगा, किन किन वर्गों से, किन किन वर्गों से इनके सदस्य सदस्य होंगे, किन किन वर्गों से इनके सदस्य होंगे। तो मैं फिर से वही बात बोलता हूं, वंस अगेन आई एम सेइंग दैट अंग्रेज बिल्कुल साफ था, क्लियर था, ब्रिटिश गवर्नमेंट बिल्कुल क्लियर था। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या था, वो बिल्कुल क्लियर था कि ये जो काम किया जाएगा तो किस वर्ग से लिया जाएगा। तो ये जो लिया जाएगा, तो भारतवर्ष में मुख्य रूप से हमने कहा कि दो, लेकिन एक और मैं जोड़ देता हूं। तो भारतवर्ष में जो मुख्य वर्ग है, ये मुख्य वर्ग कौन कौन आपका पड़ जाता है, क्लास। ये जो क्लास है ये तीन हो जाता है, एक होता है हिंदू, दूसरा मुस्लिम और तीसरा कौन हो गया, ये सिख। कहा ये तीन वर्ग से प्राथमिकता इस तीन वर्ग को दी गई कि संविधान सभा में जो मेंबर होगा वो तीन वर्ग से होगा। कौन कौन वर्ग से होगा भाई, हिंदू से होगा, मुस्लिम से होगा, सिख से होगा। तो क्या और वर्ग से नहीं होंगे? होंगे, नहीं होंगे सो बात नहीं है, अन्य वर्ग से भी होंगे। जैसे एससी से होगा, एसटी से होगा, महिला वर्ग से होगा, ये महिला वर्ग से होगा। जो अन्य वर्ग हैं उन सब से भी, जैसे उन सब से भी लिया जाएगा, लेकिन प्रधानता किसको दी गई, हिंदू से, मुस्लिम को, सिख को। क्यों? इसी से भारत का मूल रूप से बेसिकली स्ट्रक्चरल इसका ताना बाना बनता है। ये इसीलिए इस पर ध्यान दिया गया। बोला अच्छी बात है, पहले भाई इस वर्ग से होगा। अब बोला कि कौन कौन राज्यों से लिया जाएगा, तब इसमें कहा कि तीन क्षेत्र से लिया जाएगा। तब कौन कौन राज्य से किया जाएगा, तो बोला अंग्रेजी रियासत से, अंग्रेजी रियासत से लिया जाएगा, देशी रियासत से लिया जाएगा, देशी रियासत से लिया जाएगा, और किससे लिया जाएगा, कमिश्नरी क्षेत्र से लिया जाएगा। ये तीन क्षेत्र से ये लिया जाएगा। डिसीजन हो गया। नाउ डिसीजन इज वेरी क्लियर। सबों के कंसेंट से ये बात पारित हो गया कि भाई इन सेक्टर से, इन क्षेत्र से ये चीज कौन आएंगे, हु विल कम इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आएंगे संविधान सभा के सदस्य आएंगे। तो कैसे इसको बंटवारा किया, इसको इस प्रकार से आप देखिए, किस आधार पर इसको बंटवारा किया, इसको आप अच्छे तरीके से इसको देखिए, कैसे इसने बंटवारा किया है, इसको ध्यान से आप देखिए। तो हम यहां पर क्या लिख देते हैं, ये संविधान सभा लिख दिया, संविधान सभा लिखा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कर दिया, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो गया यहां पर। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसमें कैसे इसकी सदस्यता कर दिया गया, इसको तीन रूप में बांट दिया गया। ये क्या कर दिया गया, अंग्रेजी रियासत, ये अंग्रेजी रियासत। दूसरा काम क्या कर दिया गया, ये देशी रियासत, ये देशी रियासत कर दिया गया। और तीसरा काम कौन कर दिया, ये कमिश्नरी क्षेत्र कर दिया, ये कमिश्नरी ये क्षेत्र कर दिया। तो कितने कितने मेंबर लिए गए भाई, हाउ मेनी मेंबर्स कम्स फ्रॉम दिस सेक्टर। तो इन सेक्टर से, इन क्षेत्र से कितने कितने मेंबर लिए गए, तो अंग्रेजी रियासत से 292, ये 292 सदस्य आएगा, प्लस देशी रियासत से ये 93, अब प्लस कमिश्नरी क्षेत्र से 4, तो टोटल मेरा कितना हो गया, 389 ये मेंबर हो गया। तो 389 मेंबर क्या हो गया, मेंबर ऑफ, ये क्या हो गया, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो गया। और उसमें कितना टोटल मेंबर हुआ, ये टोटल मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये टोटल मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये कितना आ गया, 389 आ गया। अब 389 आ गया,
जब ये 389 कर दिया तो अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, एक बात यहां पर आप गौर फरमाइएगा। इसमें यह बात कर दिया गया था कि कोई भी भारत का नागरिक, कोई भी भारत का व्यक्ति ये न कह सके कि मेरा प्रतिनिधि, माई रिप्रेजेंटेटिव वेयर नॉट अवेलेबल प्रेजेंट इन कंस्टिट्यूएंट असेंबली। इसलिए यह ध्यान रखा गया था कि ये जो भारतवर्ष में जितने, ये भारतवर्ष में ये जो अपना ज्योग्राफिकल एरिया है, तो यहां से लेकर यानी कहां से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी और सौराष्ट्र से लेकर ये बंगाल की खाड़ी तक जितने भी मेंबर हैं, जितने भी जो कोई भी है, जिस जाति धर्म लिंग के भी लोग हैं, उसका प्रतिनिधि कोई न कोई प्रेजेंट रहेगा। किस में प्रेजेंट रहेगा? कंस्टिट्यूएंट असेंबली में प्रेजेंट रहेगा, संविधान सभा में प्रेजेंट रहेगा, ताकि भविष्य में कोई ये न कह सके कि मेरा प्रतिनिधि नहीं था, माई रिप्रेजेंटेटिव वेयर not available, not present in constituent assembly, that's why I don't accept this constituted constitution। तब हम इसको नहीं मान सकते हैं, ये बात न हो सके, और इसीलिए ये बात ध्यान में रखा गया। और यहां पर इसको जो लाया गया, इसको आप देखिए, ये लाया गया तो 292 किससे ले लिया गया? अंग्रेजी रियासत से। देशी रियासत से कितना ले लिया गया? 93। एंड कमिश्नरी क्षेत्र से कितना ले लिया गया? 4 ले लिया गया। अब संविधान सभा में इस बात का फैसला हुआ कि भाई इतने जो सदस्य हम लोग ले रहे हैं, तो इसका चुनाव कैसे होगा? तो सबसे पहले कितने लोगों पर एक सदस्य होगा, तो निर्धारण किया गया। ये जो निर्धारित किया गया, ये क्या निर्धारित किया गया? सो देखिएगा, ये निर्धारित किया गया, निर्धारित किया गया। कितना में निर्धारित किया गया? तो निर्धारित किया गया कि 10 लाख व्यक्ति पर एक सदस्य होंगे। ये कितने सदस्य होंगे? एक सदस्य होंगे। यानी 10 लाख जनसंख्या पर, ये 10 लाख जनसंख्या पर कितने सदस्य होंगे? एक मेंबर होंगे, एक सदस्य होंगे। और यही इसका मतलब हुआ कि एक सदस्य इक्वल टू 10 लाख। यानी एक सदस्य कितने जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेंगे? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 10 लाख। बोला यस, ओके, नो डाउट। बोला भाई ये आएगा कैसे? तो पहले ही इस पर विचार हो गया था। कुछ हमारे, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि संविधान सभा के जो सदस्य होंगे, उसका जो चुनाव होना चाहिए वयस्क गुप्त मतदान पद्धति के आधार पर होना चाहिए। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने इनको नकार दिया। बोला नहीं साहब, उतना पैसा तो मेरे पास है नहीं जो कि हम इसका चुनाव करवा पाए। तो इसीलिए इसका जो चुनाव हुआ, तो वो इसका जो चुनाव किया गया, इसका चुनाव जो किया गया, ये चुनाव वो कैसे किया गया? एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान पद्धति के आधार पर किया गया। गुप्त मतदान पद्धति पर ये किया गया। एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान पद्धति पर किया गया। ये समानुपातिक पद्धति के आधार पर ये किया गया। बोला यस, राइट। अब सब कुछ तैयार हो गया। जो भी कार्य चल रहा था ना, वो एकदम याद रखना इस जगह कि जो कुछ भी कार्य चल रहा है, व्हाट थिंग इज गोइंग ऑन, ये किसके सहयोग से चल रहा है? तो कहता है ये हेल्प किसका है? ये हेल्प है ब्रिटिश सरकार का। ब्रिटिश सरकार की अनुमति के बिना आप एक कदम, एक बैठक, एक पग आप नहीं उठा सकते हैं। ये ब्रिटिश सरकार का ही सब कुछ किया था। वही ब्रिटिश सरकार की अनुमति के बिना ये सब कुछ हो ही नहीं सकता था। इसलिए हर कदम, हर क्षण किसकी बात प्रभावी होती थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट का हर मैटर प्रभावित होता था। ईच एंड एवरी मैटर्स वाज इफेक्टिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। आप जो बोलोगे कि हम बिना ब्रिटिश गवर्नमेंट के अनुमति के बिना, डायरेक्शन के बिना कोई मीटिंग बुला लेंगे, असंभव। यह असंभव था।
दिस वॉट नॉट पॉसिबल। उन्हीं के डायरेक्शन में, अकॉर्डिंग टू हिज डायरेक्शन आपको काम करना है। यू हैव टू डू सम वर्क। जो वो बोलेंगे, व्हाट विल ही से, व्हाट विल ही डू, व्हाट विल ही से, आपको करना है। जो वो देखेंगे, सुनेंगे, करेंगे, उसके आधार पर आपको करना है। तो चलिए, चल रहा था, कम से कम कुछ ना हो तो गाड़ी तो आगे बढ़ रही थी, हम लोग तो आगे की दिशा की ओर चले जा रहे थे। तो अब इन्होंने कहा कि ठीक बात है, ये जो चुनाव है तो ये कंप्लीट रूप से ये बात चला चला जाएगा। तो जैसे ही ये बात यहां पर ये चला, तो अब बोला कि चुनाव हो गया। तो अब बात है कि बैठक होगी। हम लोग सब प्लेटफॉर्म बना दिए, सब लोगों का हो गया भाई, कहाँ कहाँ से लोग आएंगे, कौन कौन लोग आएंगे, हु विल कम, कम फ्रॉम वेयर, सब बात तय हो गया। ईच एंड एवरी मैटर, व्हाट राइट, सब कुछ राइट हो गया। तो अब बोला कि भाई इसकी बैठक कर लिया जाए, कि बैठक तो होनी ही चाहिए ना। सब प्रारूप तैयार, सब कुछ तैयार हो गया, तो बोला कि अब बैठक किया जाए। तो वही इसकी बैठक शुरू हुई। इसका जो क्या शुरू हो गया, इसका बैठक, ये बैठक इसका क्या हुआ, प्रारंभ, ये बैठक प्रारंभ हुआ। तो जो बैठक प्रारंभ हुआ, तो वो बैठक प्रारंभ कितना में हो गया, तो बैठक जो प्रारंभ हुआ, तो प्रथम बैठक, ये प्रथम बैठक, ये प्रथम बैठक, इसका जो प्रथम बैठक प्रारंभ हुआ, वो प्रारंभ कितना में हो गया, 9 दिसंबर। ये 9 दिसंबर, ये 1946 को हुआ। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हो गई, फर्स्ट सेटिंग। ये फर्स्ट सेटिंग इसका कितना है, ये 9 दिसंबर 1946, इसमें इनका पहला बैठक हो गया। और जो पहला बैठक जो हुआ, तो बोला भाई कि इसका चेयरमैन किसको बनाया जाए। तो बोला कि देखिए, बाद में हम लोग बात करेंगे, लेकिन तत्काल के लिए टेम्पोरी चेयरमैन होगा। ये क्या होगा, टेम्पोरी चेयरमैन होगा। तत्काल के लिए क्या होगा, ये टेम्पोरी यानी अस्थाई। ये क्या होगा, अस्थाई, ये अस्थाई सदस्य होगा। ये अस्थाई सदस्य हो, सॉरी, अस्थाई, ये क्या हो जाएगा, ये अध्यक्ष होगा, ये अध्यक्ष होगा। तो अस्थाई अध्यक्ष में किसका नाम लिया गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का। डॉक्टर सचिदा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का, सच्चिदानंद, ये सच्चिदानंद सिन्हा का ये नाम लिया गया। क्यों लिया गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम क्यों लिया गया, इसलिए ये क्या थे, सीनियर मेंबर थे, एकदम मोस्ट सीनियर मेंबर ऑफ दिस असेंबली। ये क्या थे, एकदम मोस्ट सीनियर मेंबर थे ये, मोस्ट, ये क्या थे, मोस्ट सीनियर, मोस्ट सीनियर मेंबर थे ये मोस्ट सीनियर मेंबर थे। इसीलिए इसके सम्मान में, इसके रिगार्ड में ये बात कही गई, इनके रिगार्ड में ये बात लाया गया कि नहीं भाई, सच्चिदानंद सिन्हा को ही, सच्चिदानंद सिन्हा को ही क्या कर दिया जाए, सच्चिदानंद सिन्हा को ही क्या कर दिया जाए, सच्चिदानंद सिन्हा को ही क्या कर दिया जाए, ये इसको लाया जाए, सच्चिदानंद सिन्हा को ही ये लाया जाए। कहा ठीक बात है। इसके बाद दूसरी बैठक जो हुई, जो सेकंड बैठक जो हुआ इसका, ये
ओह, अभी तो चलिए रहा है, दूसरी बैठक हो रहा है, अभी चलेगा अभी। हाँ, अभी तो चलेगा, अभी 47 तक चलेगा। फिर तीसरी, ये भी चलेगा, वो 47 तक चलेगा। हाँ, इसी में चलेगा। हो गया। तो अब हम आपसे ये बात कर रहे थे कि भाई ये क्या चल रहा था, सेकंड सिटिंग की बात हो गई, और उसमें 11 दिसंबर 1946 को ये जो परमानेंट चेयरपर्सन थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कर दिया गया, बना दिया गया। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बन गए, ये परमानेंट अध्यक्ष बन गए। किसके अध्यक्ष बन गए, परमानेंट अध्यक्ष, ये बन गए आपका इसका, यानी संविधान सभा का ये परमानेंट अध्यक्ष ये बन गया। तो जैसे ये परमानेंट अध्यक्ष बने तब तुरंत इसकी कार्रवाई शुरू हुई। उद्देश्य प्रस्ताव की बात आ गई। ये किसकी बात आ गई, उद्देश्य प्रस्ताव। ये उद्देश्य प्रस्ताव की ये बात आ गई। तो उद्देश्य प्रस्ताव कितना में पारित कर दिया गया, 13 दिसंबर, ये 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। और इसके उद्देश्य प्रस्ताव लाने वाले कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये पंडित जवाहर, ये पंडित जवाहर लाल, ये कौन थे, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या ला दिया, ये उद्देश्य प्रस्ताव ला दिया। तो जब ये उद्देश्य प्रस्ताव लाया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तो उद्देश्य प्रस्ताव को भी क्या कर लिया गया, सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। अब कहा कि भाई ठीक बात है, तो चूंकि मैं आपसे पहले ही कह रहा हूं या कहूंगा आगे चल करके कि भारतवर्ष का जो संविधान है वो क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित संविधान है। जब ये लिखित संविधान है तब तो अब सब जगह से संविधान को लाया जाएगा। उसके लिए तो प्रारूप समिति चाहिए, ड्राफ्टिंग कमेटी चाहिए। तो फिर एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया। ये क्या कर दिया गया, ये प्रारूप समिति का गठन किया गया। ये क्या किया गया, प्रारूप समिति का, प्रारूप समिति का ये क्या किया गया, गठन किया गया। प्रारूप समिति का गठन किया गया। और ये कितना में कर दिया गया, ये 29 अगस्त, ये 29 अगस्त 1900, ये कितना में किया, 1947 में इसका गठन कर दिया गया। तो जो प्रारूप समिति का जो गठन हुआ ये कितना में हो गया, 29 अगस्त 1947 को हो गया। अब प्रारूप समिति का गठन होने के पश्चात इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया भाई, ये अध्यक्ष ये बनाया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर बी आर अंबेडकर को इसको क्या बना दिया गया, ये अंबेडकर को ये बना दिया गया कि भाई आप ही इसका अध्यक्ष बनिए। और बड़ा सर्वसम्मति से ये बात पारित हुआ। तो होना था, इस पर विचार हुआ, गांधी जी के भी बात पास गया था कि भाई प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसको बनाया जाना चाहिए। बहुत सारी बातें हुई थी, लेकिन अंतिम निर्णय किस पर हुआ, यही बी आर अंबेडकर पर हुआ कि भाई ये संविधान विशेषज्ञ हैं, इसके समान संविधान का अनुभव किसी को नहीं है, इनके अनुभव का फायदा भारत को मिलना चाहिए, और इनको बना दिया गया। तो बोला भाई कितने इसके सदस्य होने चाहिए, तो बोला कि भाई इसका सदस्य जो सर्वसम्मति से सदस्य जो लाया गया, तो कुल सदस्यों की संख्या, कुल सदस्यों, ये कुल सदस्यों की ये संख्या, ये कुल सदस्यों की संख्या कितना लाया गया, 7। ये कुल सदस्यों की संख्या कितना दे दिया गया, 7 दे दिया गया। और बोला कि ठीक है वो अध्यक्ष हैं, लेकिन उनका कोई सलाहकार तो होना चाहिए। तो भाई किसको सलाहकार बनाया जाए, तो संवैधानिक सलाहकार जो बनाया गया, संवैधानिक सलाहकार, ये संवैधानिक सलाहकार ये किसको बनाया गया, बी एन राव को बनाया गया। ये किसको बनाया गया, ये बी एन राव को बनाया गया। हम बोले ठीक है आप अध्यक्ष हैं, तो भाई कोई सलाहकार तो होना चाहिए, एडवाइजरी कमेटी तो होनी चाहिए जो कि आपको समय समय पर सलाह दे सके। इसीलिए इसने क्या कर दिया, संवैधानिक सलाहकार किसको बना दिया, बी आर अंबेडकर को बनाया। इसी समय एक घटना घट गई, डीपी खेतान की मृत्यु हो गई। इनके एक सदस्य थे, उनका नाम था डीपी खेतान। ये डीपी खेतान की क्या हो गई, ये मृत्यु हो गई। तो जब मृत्यु हो गया तो इनके स्थान पर किसको नियुक्त कर दिया गया, इनके स्थान पर ये टी कृष्णामाचारी को, टी कृष्णा
मचारी को ये क्या कर दिया, ये नियुक्त कर दिया। टी कृष्णामाचारी को ये क्या कर दिया, ये नियुक्त कर दिया। जब टी कृष्णामाचारी को ये नियुक्त किया तब अब बोला कि ठीक है, यस ओके, नाउ एवरीथिंग इज राइट, नाउ व्हाट ड्राफ्टिंग कमिटी वर्क विल बी स्टार्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ बी आर अम्बेडकर। अब बी आर अम्बेडकर के नेतृत्व में ये ड्राफ्टिंग कमेटी का क्या चलना शुरू हो गया, कार्य करना शुरू हो गया। जब ये कार्य करना यहां पर शुरू हुआ तब इसी समय किस चीज की बात चलने लगी, तो इसी समय ये मोहम्मद अली जिन्ना ने, मुस्लिम लीग के जो थे चीफ, वो मुस्लिम लीग के जो चीफ हैं, उसने ये मांग उठा दिया। तो मुस्लिम लीग ने क्या कह दिया, मुस्लिम लीग के जो थे वही जिन्ना, यही मिस्टर जिन्ना ने कौन सा बात उठा दिया, कहा कि देखिए हम संविधान सभा नहीं चाहते हैं, हम इस संविधान सभा के सदस्य नहीं रहेंगे। तो भाई क्यों नहीं रहेंगे आप, तो भाई ये जो संविधान सभा है, ये जब हम पढ़ाएंगे आलोचना तो हम बोलेंगे, लेकिन अभी हम बोल देते हैं, ये संविधान सभा में किसकी वरीयता है, ये संविधान सभा में जो वरीयता है वो किनकी वरीयता है, तो वरीयता है अगड़ी जाति के हिंदुओं का, अगड़ी जाति के हिंदुओं का ये क्या है, ये वरीयता है। इसमें किसको उपेक्षित कर दिया गया है, इसमें जो उपेक्षित किया गया है, उपेक्षित ये जो उपेक्षित किया गया है वो किसको उपेक्षित कर दिया है, दलितों को किसको उपेक्षित कर दिया है, तो कहता है ये जो उपेक्षित किया है वो किसको उपेक्षित कर दिया, तो मुसलमानों को उपेक्षा किया गया है, मुसलमानों को ये क्या कर दिया गया है, मुसलमानों को उपेक्षित कर दिया है। और दूसरी तरफ इसीलिए हम लोग इसमें नहीं रहेंगे, हमारे लिए क्या है कि भाई अब अलग संविधान सभा होना चाहिए। और दूसरी ओर क्या बात हो चुका था, माउंटबेटन योजना आ चुका था। तो भाई उन्होंने कहा कि जब ये है तो विभाजन के लिए जब बात हो चुकी है तो पाकिस्तान के लिए क्या बनना चाहिए, व्हाट शुड बी फॉर पाकिस्तान, एक सेपरेट, एक आइसोलेटेड, एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए। और वही 3 जून कितना को, ये आपका 3 जून ये 1947 को ये मांग कर दिया कि पाकिस्तान के लिए क्या बनेगा, एक अलग संविधान सभा का ये क्या होगा, ये निर्माण होगा। तो भाई पाकिस्तान के लिए अब वो अलग बना दिया गया। तो पाकिस्तान के लिए जब ये अलग से बना दिया गया तब यहां पर अब देखिए, तो जब पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की बात हो गई, पाकिस्तान के लिए ये अलग संविधान, ये संविधान सभा की ये क्या की गई, ये बात की गई। तो जब संविधान सभा के लिए अलग बात हो गई तब इसमें टोटल सदस्य मेरा कितना था भाई, तो इससे क्या हुआ, जैसे ही पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की बात की गई तो मेंबर घट गया। किसका मेंबर घट गया, संविधान सभा का मेंबर घट गया। संविधान सभा का मेंबर, ये संविधान सभा का सदस्य कितना था, अभी अभी आपने देखा 389 था। और 389 से ये घटकर कितना हो गया, ये जो 389 है तो 389 से घटकर, 389 से ये क्या हुआ, घटकर 389 से घटकर ये कितना हो गया, 299। ये 389 से घटकर ये 299 रह गया। तो जब 299 रह गया तब अब क्या होगा भाई, तो इन्होंने कहा कि कौन कौन क्षेत्र का सदस्य घट गया। तब भारत से कौन कौन सदस्य का क्षेत्र घट गया भाई 3 जून 1947 के पश्चात, तो घट गया कहाँ का, तो नंबर 1 बंगाल का, ये बंगाल का। नंबर 2 कहाँ का घट गया, तो कहता है सिंध का, ये सिंध का मेंबर अलग हो गया। तीसरा उत्तर पश्चिम प्रांत का, उत्तर पश्चिम ये प्रांत का ये हो गया। चौथा किससे हो गया, ये पंजाब का, ये पंजाब कौन हो गया, ये 5वां में कौन हो गया, असम, ये असम। और कौन है, तो जो असम की जो सिलहट था, असम, इसे एकदम याद रखिएगा, असम के सिलहट क्षेत्र में ये जो उसको मिलाया गया पाकिस्तान में, वो जनमत संग्रह के द्वारा मिला दिया गया। इसको जो मिलाया गया वो किसके द्वारा मिला दिया गया, जनमत संग्रह के द्वारा इसको मिलाया गया। ये जनमत संग्रह के द्वारा
इसको मिला दिया गया। सिलहट को पाकिस्तान में जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया। सिलहट, सिलहट को पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान में किसके द्वारा मिलाया गया? जनमत संग्रह, जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया। जनमत संग्रह के द्वारा इसको क्या कर दिया गया? मिलाया गया। ये मिलाया गया। तो ये बात अब खत्म हो गई। यहां तक बात हम लोगों ने देख लिया कि पाकिस्तान की जो संविधान सभा है वो हमसे क्या हो गया? अलग हो गया। और जो 389 सदस्य था उसमें से अब भारत में कितना बच गया? 299 बच गया। अब क्या हुआ? संविधान बनने का काम शुरू हो गया। तो भारत का जो संविधान बना, भारतीय संविधान को बनाने में, भारतीय संविधान को निर्मित करने में लगा समय। ये कितना समय लगा भाई? तो कहता है 2 वर्ष 11 महीना। ये 11 महीना और कितना दिन लगा? 18 दिन ये लगा। ये 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन ये लगा और हमारा संविधान बन करके क्या हो गया? तो इस पर संविधान सभा का जो विचार करने के लिए चला, अंतिम रूप से जो विचार की, संविधान पर विचार करने के लिए, संविधान पर अंतिम विचार करने के लिए, अंतिम विचार करने के लिए कब बैठक बुलाई गई? तो बैठक बुलाई गई 14 नवंबर 1900, ये कितना? ये 47, 14 नवंबर 1947 को ये बुला दिया गया। और इसको फाइनली कितना में कर दिया गया? इसको अंतिम रूप से ये बनकर, यानी क्या बनकर? संविधान बनकर ये तैयार हो गया। बनकर ये क्या हो गया? ये तैयार हो गया। और ये कितना में तैयार हो गया? 26 नवंबर 1900, यहाँ 49 लिखिएगा, यस राइट, सॉरी। ये 26 नवंबर 1949 को ये क्या हो गया? बनकर ये तैयार हो गया। अब इसी दिन क्या कर दिया गया? कुछ उपबंध लागू कर दिया गया। इस दिन क्या कर दिया गया? कुछ उपबंध लागू किया गया। तो इस दिन क्या कर दिया गया? कुछ उपबंध, कुछ प्रावधान क्या कर दिया? लागू कर दिया। जैसे निर्वाचन, जैसे क्या कर दिया गया? नागरिकता, ये नागरिकता। तो ये सब चीज इस दिन कुछ इसको तुरंत प्रभाव में ले आया। अब ये बना। इसके बाद क्या कर दिया? संविधान सभा का अंतिम बैठक, ये जो अंतिम बैठक जो हुआ संविधान सभा का, ये संविधान सभा का अंतिम बैठक ये कितना में हुआ? 24 जनवरी, ये 24 जनवरी 1950 को। और इसको फाइनली जो लागू कर दिया गया, अंतिम रूप से इसको जो लागू किया, ये कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया गया, वो कितना में कर दिया गया? 26 जनवरी 1900, ये कितना में कर दिया? 50। तो किसको लागू कर दिया? संविधान को लागू कर दिया। तो जो संविधान जो हमारा लागू हो गया, संविधान ये क्या हो गया? ये लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को। संविधान क्या हो गया? ये लागू हो गया। जैसे ये लागू हुआ उसी दिन से हमारा भारतवर्ष क्या बन गया? गणतंत्र। इसी दिन से संविधान हमारा क्या बन गया? ये गणतंत्र बन गया। इसी दिन से संविधान मेरा भारत ये क्या बन गया? गणतंत्र बन गया। इसी दिन से भारत क्या बन गया? भारत गणतंत्र बन गया। गणतंत्र, ये गणतंत्र बन गया। रिपब्लिक, ये क्या बन गया? रिपब्लिक, ये रिपब्लिक हो गया, ये गणतंत्र हो गया। अब इस बार इस प्रकार से हमारा संविधान क्या हुआ? बनकर के तैयार हो गया, लागू भी हो गया, बनकर तैयार भी हो गया। लेकिन 2-4 चीज को देख लीजिए कि संविधान सभा में, ये जो संविधान सभा में है, संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या, कुल महिला
ये कभी कभी टिपिकल पूछता है महिला सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या ये कितनी है भाई, तो कहता है ये है 15, ये 15 है। तो थोड़ा सा दिक्कत ये इस बात का है कि महिलाओं की जनसंख्या 49% है, अब उसमें आपने मात्र कितना सदस्य संख्या दिया, 15, थोड़ा सा गड़बड़ है, देखिएगा। फिर दूसरी बात, इसमें जो इसका जो प्रतीक था, संविधान सभा का प्रतीक, संविधान, ये संविधान सभा का ये प्रतीक, ये जो प्रतीक था वो क्या था, हाथी। ये क्या था, हाथी। ये हाथी मुहर जो बनता था ना, उसमें हाथी का चित्र होता था, उसी को जैसे बना वो कर देता था। और अंतिम रूप से जो इसमें सदस्य को जो हस्ताक्षर किए थे, हस्ताक्षरित सदस्यों की संख्या, संविधान में हस्ताक्षरित सदस्यों की संख्या, सदस्यों की ये क्या है भाई, ये संख्या, ये कितने सदस्यों ने इसमें हस्ताक्षर किया, तो ये हस्ताक्षरित सदस्यों की संख्या कितनी है, 284, ये 284 है। तो कुल सदस्य कितने थे, ये जो कुल सदस्य थे, ये कुल सदस्य, तो कुल सदस्य थे 299, लेकिन कुछ लोग क्या थे, अनुपस्थित थे, इसीलिए उस दिन कितने लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किया था, 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। कौन दिन हस्ताक्षर किया था, मैंने पहले ही बोल दिया है, ये 26 नवंबर, ये कितना को, ये 1949 को। ये कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया, 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिया। तो इस प्रकार से अपना संविधान बनकर के तैयार हो गया, लागू भी हो गया। अब एक प्रश्न यहां पर है कि जो बनाया गया संविधान, उसमें अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी, उसमें अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी, तो जो बनाया गया तो उसमें अनुच्छेद, ये क्या था, अनुच्छेद की संख्या ये कितना था, 395, और भाग कितना था आपका, ये भाग था आपका 22, ये भाग था 22। और तीसरा बात इस पे क्या था, ये हम लोग क्या कर सकते हैं, सूची, ये अनुसूची, ये अनुसूची, ये अनुसूची कितना था, ये था 8। अब क्या है, अब वर्तमान में ये कौन सी बात चली आ रही है, ये वर्तमान में कौन सी बात चली आ रही है, तो अनुच्छेद है 448। लेकिन आप इस बात को हम लिख देते हैं यहां पर, लेकिन ये रियल में ऐसी बात नहीं है, इसमें केवल जोड़ा गया है, क ख ग घ करके इस प्रकार से जोड़ा गया है। और भाग जो अपना है, ये भाग ये कितना है, ये 22 ही है। और अनुसूची जो है, अनुसूची आपका कितना पड़ जाता है, अनुसूचियां ये कितना पड़ गया, 12। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देख लिया, संविधान की बात को हम लोगों ने देख लिया। तो फिर मैं नेक्स्ट डे आपसे फिर बात करता हूं कि भाई इसके अलावा अब हम लोग देखेंगे कि संविधान की क्या विशेषता है, या संविधान के कितने प्रकार हैं। इसको हम लोग अब अगला कक्षा में, अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में वी विल फोकस ऑन दिस पॉइंट। धन्यवाद।